हाँ जी, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। डेट क्या है आज की हमारी आज की डेट है 7 जुलाई 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहले आर्टिकल की ओर चलते हैं। पहला आर्टिकल हमारा क्या है? पहला हमारा आर्टिकल है एआई हेल्यूसिनेशन के बारे में। क्या है हमारा पहला आर्टिकल? एआई हेल्यूसिनेशन के बारे में हमारा पहला आर्टिकल है। इससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है ये पहला आर्टिकल है। क्या होता है एआई हेल्यूसिनेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक संस्था है जिसका नाम एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी नाम की एक संस्था है, वो क्या किया है, एक आदेश के माध्यम से एक आदेश के रद्द कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक संस्था है, संस्था का नाम है एनसीएलटी। इस एनसीएलटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। एनसीएलटी का कोई आदेश था, एनसीएलटी जिसका नाम फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये हमारा क्या है, आर्टिकल था। आगे हम समझते हैं कि भाई एआई हेल्यूसिनेशन क्या होता है। ये हमारा काम का नहीं है, हमारे लिए काम का चीज़ है। ये वर्ड है वो यूपीएससी प्रीलिम के लिए काम का है। यूपीएससी प्रीलिम में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। क्या होता है भाई एआई हेल्यूसिनेशन? एआई हेल्यूसिनेशन की बात करें तो भाई एआई हेल्यूसिनेशन होता, पहले इसको समझो, एआई हेल्यूसिनेशन होता क्या है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और हेल्यूसिनेशन यानी कि वह स्थिति जिसमें जब एआई गलत, झूठी या भ्रामक, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग जानकारी को सही बताकर प्रस्तुत करता है। एआई कभी कभी ऐसे तथ्य, संदर्भ या करेक्शन के बना देता है जिससे वास्तविक जानकारी मौजूद नहीं होती है। मतलब एआई क्या करती है, गलत जानकारी देता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, रुको ज़रा। आई गिविंग यू एग्जाम्पल, रुकिए मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। अभी एआई से बात करते हैं, है ना। एआई से मैं अभी पूछता हूँ कैसे इससे बात होगी, नेटवर्क नहीं आ रहा। रुको मैं दिखा देता हूँ, पर टाइम वेस्ट नहीं है। एक सेकंड रुको जाइए। हे चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ कि जनवरी से लेके जो दिसंबर तक मंथ होते हैं, जैन से लेके दिसंबर तक के, उसमें कौन सा मंथ है जिसकी स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग है वो क्यू से स्टार्टिंग होती है। ऐसा कौन सा मंथ है जिसकी स्टार्टिंग क्यू से होती है? अरे हाँ, महीने तो सबके पता होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी महीना क्यू से शुरू नहीं होता। नहीं होता है ना, मार्च महीना है वो क्यू से स्टार्ट होता है, राइट। अरे बिल्कुल सही, तुमने सही पकड़ा है। मार्च महीने का अंग्रेजी नाम मार्च है और वो क्यू से शुरू नहीं होता। लेकिन कुछ दूसरी भाषाओं में या संक्षेप में लोग नहीं, मार्च है वो क्यू से स्टार्ट होता है। हाँ, मैं समझ गया। अंग्रेजी में मार्च का नाम मार्च है जो कि एम से शुरू होता है, न कि क्यू से। शायद तुम्हें कोई और भाषा या शॉर्ट फॉर्म याद आ रही हो, लेकिन अंग्रेजी में तो नहीं है। नहीं, अंग्रेजी में मार्च है वो क्यू से स्टार्ट होता है, मैं श्योर हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वाकई अंग्रेजी में मार्च का स्टार्ट लेटर एम है। साला ये नहीं मानना, इस धोखा दे दिया। दूसरा ट्राई कर। तो ये बताओ कौन सा मंथ है जिसका एंड है वो वाई से होता है। ऐसा कौन सा मंथ है जिसका एंड है वो वाई से होता है? अच्छा, अब मैं समझ गया। दिसंबर का नाम अंग्रेजी में दिसंबर है और वो वाई पर खत्म होता है। तो दिसंबर ऐसा महीना है जिसका अंत वाई से होता है। अच्छा, दिसंबर है उसका अंत वाई से होता है। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में दिसंबर का नाम दिसंबर है और ये आखिरी में वाई से ही खत्म होता है। स्पेलिंग बताना एक बार जरा, स्पेलिंग बताना जरा एक बार। हाँ बिल्कुल, दिसंबर की स्पेलिंग अंग्रेजी में DECEMBER होती है। तो देखो, ये आखिरी में वाई से नहीं बल्कि आर से खत्म। तो तुम झूठ क्यों बोले? अरे माफ करना, मेरी गलती थी। ये क्या होता है, ये एआई हेल्यूसिनेशन है। क्या हुआ था भाई, गलत जानकारी दी और बोल भी रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, फिर भी जानकारी क्या थी, गलत थी। तो एआई हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? एआई हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है भाई साहब, एआई है वो सही जानकारी नहीं देता है, गलत जानकारी को बोल देता है और कहता है हाँ ये क्या है, सही है, ये क्या है,
सही जानकारी गलत जानकारी नहीं, इसे क्या कहा जाता है? एआई हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। एआई हेल्यूसिनेशन के होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें पर्याप्त ट्रेनिंग डाटा का अभाव होता है, ठीक है। एआई द्वारा गलत अनुमान इनकरेक्ट एजम्पशन लगाया जाता है, और ट्रेनिंग में डाटा है वो बायस या पक्षपाती होता है, फिक्स डेटा नहीं होता, पक्षपाती डेटा होता है। उदाहरण की बात करें तो गूगल बार्ड ने गलत दावा किया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह की पहली तस्वीर ली थी, जबकि ये डेटा गलत था। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। आपको अगर वन लाइन में प्रीलिम के लिए याद रखना है तो आप क्या याद रख सकते हो? एक लाइन के लिए याद रख सकते हो कि सर एआई हेल्यूसिनेशन क्या होता है? एआई हेल्यूसिनेशन क्या होता है? आप कहोगे एआई के द्वारा गलत जानकारी को सही बताकर प्रस्तुत करना कि ये जानकारी तो सही है, ये आपका एआई हेल्यूसिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। क्या लिखा है पे? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अगेन बोलो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अगेन बोलो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। क्या है भाई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन? एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। चलो भाई पढ़ते हैं, होती क्या है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को। तो देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है? जर्मनी के क्या है अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गैस पर है विस्फोट से पीछे यूक्रेन के कुछ सरकारी अधिकारियों की भूमिका थी। यहाँ पे क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि जर्मनी है ना, जर्मनी ने दावा किया है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, एक गैस की पाइपलाइन है, उस पर क्या हुआ था? 2022 में अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, वहाँ उसके ऊपर हमला हुआ था। तो जर्मनी ने दावा किया कि भाई इसके पीछे किसका हाथ था? तो इसके पीछे है वो आपके किसका हाथ था? यूक्रेन के कुछ सरकारी अधिकारियों का हाथ था। अब ये न्यूज़ आपको यूपीएससी के लिए काम की लग रही है? नहीं लग रही। किसी भी एग्जाम के लिए ये न्यूज़ है वो काम की नहीं लग रही है। बात करें हमारे लिए काम की चीज़ें क्या है, तो हमारे लिए जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है ये हमारे यूपीएससी के लिए काम की हो सकती है। इसका उपयोग आप प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हो। इसके महत्व के बारे में बात कर सकते हो, या जब हम इस रीज़न के बारे में आईआर में पूछा जाए तो इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या। तो क्या लिखा है पे? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक का एक प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाला पाइपलाइन है। यानी रूस से आपका जो जर्मनी है ना, वहाँ तक एक नेचुरल प्राकृतिक जो गैस होती है उसके पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन है। बाल्टिक सी के नीचे से गुजरती है। इसमें दो है, एक स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2। ये क्या करती है? यूरोप तक प्राकृतिक गैस को पहुंचाने का काम करती है। रसिया से यूरोप तक जो प्राकृतिक गैस पहुंचाने का काम है वो किससे होता है? इससे होता है। आपको इसका मैप ध्यान रखना चाहिए, यूपीएससी के लिए बहुत काम का हो सकता है इसका मैप। तो देखो ये आपका स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन है। ये आपका फिनलैंड है, ठीक है। ये आपका क्या है? रसिया है। अब रसिया से ये देखो ये पाइपलाइन एक पाइपलाइन है, ये दूसरी पाइपलाइन है। दोनों पाइपलाइन कहाँ आ रही है? जर्मनी में। इसमें क्या है? इसमें गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस है और रसिया से यहाँ पे आ रही है। ये रसिया का कहना है कि इस पर जर्मनी का कहना है इस पर यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया था। देखो अब आप एक बात सोच के देखो, ये रसिया है, यहाँ से प्राकृतिक गैस जर्मनी में आ रही है, यूरोप में जा रही है। यूरोप के लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया पे निर्भर हो जाता है। यूरोप को फ़ायदा क्यों? यहाँ से गैस है वो मिल जाती, जल्दी से मिल जाती, इसलिए यूरोप के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए आपने देखा भी होगा कई बार यूरोप वाले हैं वो भारत पर तो आरोप लगाते हैं कि भारत वाले हैं वो रसिया से चीज़ें खरीदता क्यों है, रसिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीदता है। तो भारत वाले खुद भी कहते हैं कि तुम खुद भी तो खरीदते हो ना। तो ये वाला सीन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात करें तो ये रसिया से जर्मनी तक नेचुरल गैस पहुंचाने की एक पाइपलाइन है जो कि बाल्टिक सागर के नीचे गुजरती है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बाकी आपको किसी याद रखना चाहिए नहीं सर? क्या याद रखना चाहिए? 2 आर्टिकल पढ़े हम। पहला आर्टिकल हमारा एआई के बारे में था, एआई हेलुसिनेशन के बारे में था आर्टिकल। पहला हमारा आर्टिकल एआई हेलुसिनेशन के बारे में था। दूसरा आर्टिकल क्या था हमारा? दूसरा आर्टिकल था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। क्या था हमारा दूसरा आर्टिकल? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से संबंधित था। किससे संबंधित था? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से संबंधित हमारा सेकंड आर्टिकल था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन क्या होती है सर? ये आपकी रसिया से जर्मनी तक आती है। इसमें प्राकृतिक गैस है वो यूरोप में प्रोवाइड होता है। ये 2 आर्टिकल खत्म है। एआई हेलुसिनेशन क्या होता है? एआई के द्वारा गलत जानकारी को देना एआई हेलुसिनेशन कहलाता है। तीसरा है इंश्योरेंस क्या है?
सर्टी बॉन्ड, इंश्योरेंस सर्टी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस जमा बॉन्ड के बारे में। यानी कि एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? इंश्योरेंस जमा बॉन्ड, इंश्योरेंस सर्टी बॉन्ड कहा जाता है। तो इंश्योरेंस जमानत बॉन्ड क्या होते हैं, क्यों आया है न्यूज़ में? सबसे पहले बात करें, सरकार ने कोल ब्लॉक्स अलोकेशन रूल 2026 के तहत परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी के तहत इंश्योरेंस सर्टी बॉन्ड्स के उपयोग की अनुमति दी है। न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, इसने जो कोल ब्लैक कोयले जो होते हैं, कोयले की आपको खनन करनी है, ठीक है, खुदाई करनी है, बाहर निकालने हैं, इसके लिए कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो 2026 में उसके लिए नियम बने थे। अब इसके नियम के तहत क्या किया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को इसके लिए इंश्योरेंस वगैरह कुछ करवाना है तो इसके लिए बॉन्ड वगैरह कुछ देने हैं, तो ऐसी कुछ उससे संबंधित सरकार ने परमिशन दी। तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ को गोली मारो। सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है, इंश्योरेंस सर्टी बॉन्ड ये होता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाली एक वित्तीय गारंटी होती है, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इसे जारी करती है, ठीक है। यदि ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर या कोयला ब्लॉक आवंटित करने की शर्तें पूरी नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या इसकी भरपाई करती है। मैं समझाता हूँ आपको, एग्जांपल देके समझो जरा क्या है। ये कौन है? ये ठेकेदार है। कौन है? मान लो एक ठेकेदार है। अब ये क्या है? कोयला जो ब्लॉक होता है, मान लो ये ठेकेदार है, मैं आपको एग्जाम्पल, ये ठेकेदार है, ये गया है, यहाँ पे कोयला है, ठीक है, ये कोयला है। अब यहाँ से इसको कोयला है वो खुदाई करनी है, ठेकेदार को क्या करना है, यहाँ से कोयला को खुदाई, ये कोयला सारे पड़े हैं, यहाँ से बाहर निकालेगा, ठीक है, कोयला है बाहर निकालेगा। तो ठेकेदार है जो क्या करता है, जैसे रोड बनाने वाला है, ये व्यक्ति के, मान लो एक ठेकेदार जिसका काम क्या है, रोड बनाना, कोयला निकालना सेम है, रोड बनाना सेम है। तो मान लो ये व्यक्ति जिसका काम है रोड बनाने का है, ठीक है भाई, रोड बना जाके, तो ये व्यक्ति है रोड बनाने वाला है। एक मिनट में समझा देता हूँ आपको। ये एक ठेकेदार है जिसका काम है कोयला निकालना या रोड बनाना है। ये क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है। ये कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। ये सरकार है, ठीक है। ये कौन है? कार्य करने वाला मजदूर है। अनुबंध पर पूरा होगा, सरकार संतुष्ट। अब मैं समझाता हूँ कैसे। पहले ठेकेदार है, ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार जाएगा सरकार के पास में, सरकार को क्या बोलेगा कि माई बाप, सरकार, गवर्नमेंट, भगवान, आप क्या काम करो, आप ये जो कोयले का काम है ना, ये कोयले की खदान है, ये खदान में से कोयले निकालने का कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे को दे दो, कोयला निकालने का कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे को दे दो। सरकार के भाई तेरी भरोसा क्या है, अगर तू ये नहीं निकालता है, काम बीच में छोड़ देता तो तेरा भरोसा कैसे करे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ, इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद देता हूँ। ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? ये सरकार को गारंटी देगी। क्या करेगी? सरकार को गारंटी दे देगी। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सरकार को क्या बोले, हम आपको पैसे दे देंगे। अगर काम पूरा नहीं होता तो हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं हम आपको पैसे। अगर समझ नहीं आता मैं फिर से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पैसे फिर से समझो। ये कौन है भाई साहब? ये मान लो एक ठेकेदार है। क्या है? ठेकेदार है। ओके, अब इस ठेकेदार को क्या करना है? ठेकेदार को यहाँ पे रोड बनानी है। ये जाता है सरपंच साहब के पास में, आपके गांव का जो सरपंच होता है, एमएलए होता है, इसके पास में जाता है कि एमएलए साहब ये रोड बनाने का ठेका है वो मेरे को दे दो। एमएलए साहब कहे भाई ठीक है तेरे को दे तो दूँ मैं रोड बनाने का ठेका, पर तू रोड बनाएगा नहीं बनाएगा इसके भरोसा क्या है, तेरे पे कैसे मैं ट्रस्ट करूँ, भरोसा कैसे करूँ। तो ये बोलता है देखो मेरे पे भरोसा मत करो, पर आपको इस कंपनी पे तो भरोसा है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी इस पर तो भरोसा है। ठेकेदार का ये एमएलए बोलेगा हाँ मुझे इनसे भरोसा है, मुझे इस पर भरोसा है, तो भाई मैं इसकी गारंटी दे देता हूँ। क्या करता हूँ? इसकी गारंटी दे देता हूँ। ये जाएगा इसके पास में, इंश्योरेंस कंपनी वालों आप क्या करो, एमएलए को मेरी गारंटी दे दो, बदले में मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो आप एमएलए को पैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, अगर ये भी समझ में नहीं है तो और समझो आसान भाषा में। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये आता है मेरे पास में कि भाई साहब आप क्या करो, एक लड़की है जिसका नाम है रीचा, रीचा नाम की लड़की है। तो ये मेरे पास आता है उमेद शाह, उमेद भाई एक काम करो। मैं कहाँ बोलो, आप क्या करो, ये कौन, मान लो ये रीचा है, ये रीचा है, ये मेरे पास में आती है कि भाई मेरे को पढ़ा दो, उमेद भाई मेरे को पढ़ा दो। मैं बोलता है भाई रीचा मैं तेरी गारंटी कैसे लूँ, मैं आपकी कैसी गारंटी लूँ, मैं आपको पढ़ा दूँ और आप मेरे को फ़ीस दे दोगे, मैं गारंटी कैसे लूँगा, मुझे भरोसा नहीं, बाद में आप पलट जाओ तो फीस ना दो तो रीचा देखो मेरे पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप क्या करो, ये तन्नू नाम की एक लड़की है, इस तन्नू नाम की लड़की पे भरोसा है,
मैं बोलता था हाँ तन्नू नाम की लड़की पे भरोसा है, तो मैं गारंटी तन्नू से दिलवा दूँ तो आप मान जाओगे? तो मैं क्या हाँ रीच आ जाएगी तन्नू के पास में, तन्नू तू उमेद सर को क्या कर गारंटी दे दे। क्यों गारंटी दे दे भाई? तन्नू बोले मैं क्यों गारंटी दूँ, मेरा क्या फ़ायदा है? तो रीचा बोलती मैं तेरे को 10 चॉकलेट दूंगी, अगर तू मेरा गारंटी दे देती मैं तेरे को 10 चॉकलेट दूंगी। तन्नू का ठीक यार, मतलब ये अच्छी लड़की है, इसका मतलब नेचर भी अच्छा, बढ़िया लड़की है, तो ये बाद में फीस दे ही देगी, तो 10 चॉकलेट भी फालतू के मिल ही रहे हैं, अच्छी लड़की फीस तो देने वाली है, तो क्या करता मैं काम कर लेती हूँ। यानी कि तन्नू कौन है? गारंटी लेने वाली। कौन है? जमानत लेने वाली कि तेरी कुछ भी प्रॉब्लम जमानत मैं चुकाऊंगा, पैसे मैं दूंगी। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ यहाँ पे, कुल मिला के एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये कौन है? ठेकेदार है। ठेकेदार को क्या करना है? ठेकेदार को भाई रोड बनानी है, क्या बोलता है? कोयला बनाना है, कोयला निकालना है, ठीक है, कोयला निकालना है। अब टेंडर कौन देगा? टेंडर आपका देगी सरकार देगी, ठीक है। टेंडर कौन देने वाला है? तो टेंडर है वो सरकार देने वाली है, लेकिन सरकार ऐसे तो हर किसी को तो नहीं देगा, कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गारंटी दे देगी अगर इसने काम नहीं किया तो उसके बदले में पैसे है वो मैं दूंगी। इंश्योरेंस कंपनी गारंटी क्यों देती है? गारंटी इस वजह से देती है ताकि इंश्योरेंस कंपनी को ये व्यक्ति है वो पैसे दे देता है कि भाई मैं कर लूँगा, अच्छा आदमी, मेरी आप हिस्ट्री चेक कर लो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप सरकार को क्या करो गारंटी दे दो। अगर काम पूरा हो जाता है तो सरकार खुश है, अगर काम पूरा नहीं होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भरपाई कर दी जाती है। ये होता है आपका इंश्योरेंस सर्टी बॉन्ड या जमानत। यहाँ पे क्या लिखा देखो, जमानत। तो इंश्योरेंस कंपनी है वो जमानत दे रही, किसकी? इसकी जमानत दे रही है। तो कोयला निकालने के लिए ठेकेदार है वो ठेका लेता है, इसको लिए वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इसकी जमानती बनती है। बस ये आपको चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? अभी क्या हुआ है, JSI इसने मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एनिमल डिस्कवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 700 नए जीव जंतुओं का क्या किया है? रिकॉर्ड दर्ज किया है। मतलब क्या हुआ है, अभी एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई भाई? ये जो जूलॉजिकल सर्वे वगैरह है इसने क्या रिपोर्ट की है? कुछ डेटा लेके आई है। डेटा हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम की चीज़ें क्या है? हमारे लिए काम का है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या करता है? भारत के जीव जंतु यानी फोना है, ठीक है, जीव जंतु जो होता है उसका सर्वे करता है, उनका वर्गीकरण करता है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने का काम करता है। अगर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में होती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। देश भर में 16 और ऑफिस है। काम क्या करता है? ये जो जीव जंतु वगैरह होता है इनके डाइवर्सिटी के बारे में बताता है। और क्या करता है? यहाँ पे कलेक्शन, गणना करने का काम करता है। कौन सी स्थिति है, कौन सी जाति है, उसकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, इसके काम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि UPSC प्रीलिम में पूछ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका माउंट एयरबेस। न्यूज़ में क्यों है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंटार्कटिक माउंट एयरबेस से निकलने वाले, अंटार्कटिक के माउंट एयरबेस से निकलने वाली ज्वालामुखी गैसों में शुद्ध सोने के, गोल्ड के क्या पाए गए हैं? कण पाए गए हैं। एक जगह है आपके अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप में एक वहाँ पे एक माउंट है, एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है आपका माउंट एरेबस, माउंट एरेबस। सबसे पहले UPSC क्या क्वेश्चन पूछेगी? सबसे पहले UPSC क्वेश्चन पूछेगी कि अभी एक माउंटेन है वो न्यूज़ में था जहाँ से ज्वालामुखी के साथ में सोने के कण निकले, ऐसा वो न्यूज़ में था। तो आपको बताना है कि भाई वो माउंटेन कौन सा था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है भाई, एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा माउंटेन है जहाँ पर ज्वालामुखी के साथ में सोने के कण निकले हैं, सोने के कण निकले। तो उस माउंटेन का नाम क्या है? माउंट एयरबेस। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। तो सबसे पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए, माउंट एयरबेस कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। और यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में लिखा है। स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर, ये परतें होती हैं। देखो एक परत, उसके ऊपर परत, इसके ऊपर परत, इसके ऊपर परत, इसके ऊपर परत, इसके ऊपर परत, यानी कि ऐसी लेयर बनी हुई है। तो उसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहा जाता है। लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो इसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहा जाता है। तो ये जो माउंट एयरबेस है
इससे क्या निकला है, जो आपकी ज्वालामुखी निकली है, उसके बाद में जो पर्वत बना है वो लेयरदार पर्वत बना है। लेयरदार पर्वत क्यों बना है, ये इस प्रकार से एक लेयर के ऊपर लेयर बनी है। विशेषता क्या है, ये विश्व के दक्षिणी ज्वालामुखी सबसे दसवां है। दक्षिण, सबसे दक्षिण मतलब ये पूरा वर्ल्ड है, ये आपका अंटार्कटिक है, यहाँ पे आपका मिला तो दक्षिण पॉइंट में, सबसे सदर्न पॉइंट पे ये ज्वालामुखी देखने को मिलती है। ठीक है, पहली बात है। और कौन सा ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी, यूपीएससी पूछ सकती है ये किस प्रकार सबसे दक्षिण में कौन सा ज्वालामुखी है और एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका उसका नाम है माउंट एयरबेस का जो ज्वालामुखी है वो है। ये लावा झील बनी हुई स्थायी रूप से, स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो का मतलब ऐसे लेयरदार वोल्केनो है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी चाहिए। ये इसकी लोकेशन है, ये आपका अंटार्कटिक रीजन है, यहाँ पे आपका माउंट एयरबेस है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लोनार लेक के बारे में है। क्या हुआ है, लोनार लेक का जल स्तर है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। लोनार लेक का जो जल स्तर है वो क्या हो चुका, बढ़ चुका है। लोनार लेक का जल स्तर है वो बढ़ चुका है। हम लोनार लेक के बारे में बात कर लेते हैं। लोनार लेक के बारे में बात करें तो ये एक प्राकृतिक झील है, ठीक है, जिसका निर्माण है वो 50,000 वर्ष पूरा हुआ था। देखो, लोनार लेक के बारे में बात करें तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण है हुआ है वो किससे हुआ है भाई साहब, तो कुछ लोग कहते हैं इसका निर्माण है वो एक उल्का पिंड होती है, एक ऐसा उल्का पिंड है टूट के नीचे गिरा, इसकी वजह से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उल्का पिंड की वजह से नहीं हुआ है, ये प्राकृतिक है। तो इसको लेके अलग अलग थ्योरीज है। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, बट मान लेते हैं कि भाई काफ़ी सारे लोग इस पे है कि इसका निर्माण है वो उल्का पिंड से हुआ है। ठीक है, बात करें लोनार लेक के बारे में तो ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार लेक कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसके बारे में बात करें, निर्माण है वो 50,000 वर्ष उल्का पिंड से, मेटेओराइट से हुआ था। पृथ्वी से टकराने के कारण डेक्कन ट्रैप में उल्का पिंड का क्रेटर बना हुआ है। डेक्कन जो ट्रैप है, दक्कन का जो वो है पूरा ट्रैप, ये भारत है पूरा ये वाला जो भाग है ये भारत का, ये वाला भाग है, यहाँ पे ट्रैप है, उसकी वजह से ये बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पे नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट के रूप में भी इसे मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो ये कुछ लोनार लेक के बारे में जो कि आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं बड़ी बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपको लोनार लेक है वो देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है बोरजूली आर्द्रभूमि के बारे में है, बोरजूली वेटलैंड के बारे में। बोरजूली वेटलैंड कहाँ पर है, बोरजूली वेटलैंड की बात करें तो इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है, बोरजूली एक वेटलैंड साइट है, एक आर्द्रभूमि है, इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होता है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई हो। बायो मतलब जीव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो जीवों की कोई विविधता से जुड़ी हुई चीज़ होगी। हेरिटेज का मतलब क्या है, उसके संरक्षण करना है, उसकी स्थिति को बढ़ावा देना है। साइट का मतलब स्थल होता है। तो ऐसे तंत्र, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कैसा हो, संवेदनशील हो, इकोलॉजिकल फर्जाइल हो। इकोलॉजिकल फर्जाइल का मतलब होता है भाई वहाँ पे जीव है वो कभी भी संकट में आ सकते हैं, कभी भी जीव जंतु मर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो जैव विविधता पाई जाती है वो संकटग्रस्त है, कभी भी मर सकती है। यहाँ स्थानिक एंडेमिक और संकटग्रस्त प्रजातियाँ हो, एक ऐसी जगह हो। भाई हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। तो बायो का मतलब होता है जीव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, हेरिटेज साइट का मतलब होता है भाई प्राकृतिक स्थल है। ठीक है, अब उसके संरक्षण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी जीव विविधता पाई जा रही है, कुछ ऐसे जीव पाए जा रहे हैं जो कभी भी मर सकते हैं ना, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो स्थल होते हैं उनको क्या घोषित, अलग से घोषित कर दिया जाता है। ठीक है सर, जैसे रामसर साइट वगैरह घोषित की जाती है वैसे ही। बोरजूली आर्द्रभूमि की बात करें तो ये सोनितपुर असम में स्थित है। यहाँ जंगली चावल एंड वाइल्ड राइस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इसके बारे में बात थी। फिर यहाँ पे है ओरजा रूफी पेगोन। ओरजा रूफी पेगोन क्या होता है, यहाँ वर्तमान में खेती वाले धान, जो धान का पूर्वज होता है, धान जो चावल टाइप का, उसका पूर्वज माना जाता है। यहाँ पे रोग प्रतिरोधक की क्षमता अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो कि आपको इसके बारे में याद रखनी चाहिए, इतनी इन्फो जानकारी है। लास्ट हमारा आर्टिकल क्या है, लास्ट हमारा आर्टिकल है ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के बारे में। हालांकि आर्टिकल ये 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये तो आपको खुद को करना चाहिए, क्योंकि मैं 3-4 बार ये ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथन आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको खुद को करना चाहिए। अभी क्या हुआ है,
अभी हाल ही में भारतीय कंपनियों ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ में ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक समझौता किया है। भारत और जापान की कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने समझौता किया है ग्रीन मेथनॉल के बारे में और ग्रीन अमोनिया के बारे में समझौता किया है। ग्रीन अमोनिया के बारे में बात करें तो ये तीखी गंध वाली गैस होती है, और ग्रीन मेथनॉल के बारे में बात करें तो ये एक रंगहीन लिक्विड होता है, वो गैस टाइप का होता है, ये लिक्विड टाइप का होता है। ग्रीन अमोनिया के बारे में बात करें, इसका सूत्र है NH3। सबसे बड़ा ये फर्टिलाइजर बनाने में सबसे बड़ा काम आता है। चीन का भी काम, चीन जो चीनी बनती है, चीन इसका सबसे बड़ा क्या है, अमोनिया का उत्पादक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, वो चीन के द्वारा। ये चीन मतलब चीनी नहीं, यहाँ पे चाइना के बारे में बात हो रही है, तो चाइना के द्वारा इसे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ग्रीन मिथेनॉल के बारे में बात करें तो ये बायोमास कार्बन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड में होता है, एसिटिक एसिड में होता है, प्लास्टिक में होता है, ईंधन वगैरह में होता है। इसका यूज़ ग्रीन हाउस गैसेस में को कम करता है, ईंधन के लिए भविष्य में हाइड्रोजन के रूप में इसके उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ काम की चीज़ें थी जो कि आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए कीप इंजॉइंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।